नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आए नजर डाले हेडलाइंस पर। राजनांदगांव सोमनी थाना अंतर्गत हुए अपहरण के मामले में ढाबा संचालक का नाबालिग बेटा हुआ सकुशल वापस। प्रेमी जोड़े के हत्या के मामले में 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। सगा भाई और चाचा ने ही मिलकर की थी हत्या। दो 2017 से लंबित भुगतान को लेकर ठेकेदारों ने कलेक्टर दुर्ग को सौंपा ज्ञापन। कहा, ठेकेदारों की आर्थिक स्थिति खराब, भिलाई निगम जल्द करे भुगतान। पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा सिख पूर्व सैनिक के साथ अभद्र व्यवहार एवं उनके पद अपमान को लेकर सिख पंचायत द्वारा कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कड़ी कार्रवाई की करी गई मांग। अब खबरों की ओर रुख करते हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार की पहल पर अब वनांचल के बसाहटों को भी पेयजल योजनाओं की सौगात मिल रही है। राज्य शासन की मंशा के अनुरूप वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पेयजल व्यवस्था की जा रही है। इसी कड़ी में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 51,24,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। गंडई मंडी प्रांगण में वर्चुअल किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। मुख्यालय छुई खदान अंतर्गत गंडई नगर के मंडी प्रांगण में किसान वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में क्षेत्र के किसान व कांग्रेसी शामिल रहे। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जूम ऐप के माध्यम से किसान सम्मेलन को प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, टीएस सिंहदेव एवं मोहम्मद अकबर, डॉक्टर श्री डहरिया, धनेन्द्र साहू, फूलो देवी नीताम सहित सभी मंत्रियों ने राजीव भवन से संबोधित किया। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पारित बिल को किसान विरोधी बताया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज जो मोदी सरकार के द्वारा पारित बिल है, कृषि विधेयक बिल, जो काला कानून के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुका है, उसके विरोध में कांग्रेस परिवार इसका विरोध कर रही है, क्योंकि ये कानून जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या है। इसके लिए हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गंडई के द्वारा किसानों के साथ वर्चुअल प्रोग्राम के हम लोग हिस्सेदार बने हुए हैं। हमारा पूरा कांग्रेस परिवार इस कानून का विरोध करता है। बहरहाल वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से किसानों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी, वहीं निदान भी पाया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की कृषि विरोधी बिल को लेकर जेवरा सिरसा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हरिओम सोनी के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि किसान कांग्रेस के पदाधिकारी गांव-गांव जाकर केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल में सुधार करने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। यह मीटिंग हम लोगों ने यह कार्यक्रम इसलिए आयोजित की गई है कि हमारे केंद्र की सरकार में जो किसान अध्यादेश को लाया गया है, उस अध्यादेश के खिलाफ हम लोग और उस अध्यादेश में कुछ सुधार करने की प्रक्रिया को चालू करने के लिए हम सघन हस्ताक्षर अभियान करने के लिए यह गांव-गांव में मीटिंग ली जा रही है। और किसानों की जो मांग है और किसानों की जो दृढ़ संकल्प से यह काम किया जाएगा। और हमारे जो केंद्र की सरकार जो अध्यादेश को लाया गया है, यह अध्यादेश पूरी तरह तो काला तो नहीं, लेकिन फिर भी इसे काला कानून की तरह कहा जा सकता है। और इसी अध्यादेश को सुधार की प्रक्रिया के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग आग्रह और विनय प्रार्थना करते हैं और यह चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस कृषि अध्यादेश पे सुधार की प्रक्रिया करें और एमएसपी पे किसी भी प्रकार का जो कानून नहीं होना। और यह बताता है कि ये किसानों को छलने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए हम लोग यह कार्यक्रम को आयोजित किया गया है और किसानों का हक को दिलाने के लिए और किसानों को जो मूल्यवान और सामर्थ्यवान बनाने के लिए यह कार्यक्रम को हम लोगों ने आयोजित किया है। मीटिंग का उद्देश्य यही है कि हर गांव में जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए और जो केंद्र शासन का जो किसानों के प्रति जो मंडी से संबंधित जो बात है, उसमें हस्ताक्षर अभियान चलाकर उसको बदलाव किया जाए।
यही हमारा मानसिकता है। और गांव-गांव जा करके इसको ज्यादा से ज्यादा जागरूक संख्या में इकट्ठा करके इसका अभियान चला करके यह संदेश माननीय मोदी तक, प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए और इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। किसानों के हित के लिए हमारा जो राज्य सरकार जो योजना चला रहा है बहुत अच्छा है। और इसमें मतलब हम मांग करेंगे कि हमारा मोदी सरकार से, केंद्र वाले से, कि ये जो मांग कर रहे हैं हमारे यहाँ किसानों बहुत भटक रहे हैं। बीमारी में अभी धान की फसल में बहुत कमी आया है। इस वजह से मतलब हम किसान अभी गांव-गांव में जा करके इसके प्रचार और प्रसार कर रहे हैं कि सिग्नेचर अभियान चला रहे हैं कि हमारे किसान को कोई प्रकार की तकलीफ ना हो। और दूसरा जो अभी कोरोना चल रहा है इसके नाम से हमारे मजदूर भाई को भी मतलब बहुत तकलीफ हो रहा है। तो ये सब चीज को देखते हुए में सरकार, केंद्र सरकार इसको मान्य देना चाहिए। रविवार को बेटियों की सुरक्षा एवं न्याय की अपील करते हुए भिलाई की बेटी श्रृंखला यादव को न्याय दिलाने बेरोजगार चौक सिविक सेंटर में एकत्रित होकर बीएसपी कर्मचारी, अधिकारी, सामाजिक संस्थाएं व स्वर्गीय श्रृंखला यादव के परिजनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर स्वर्गीय श्रृंखला यादव की मां ने कहा कि अगर किसी बेटी की हत्या की सजा 4 से 6 महीने होगी तो यह हमारे समाज के लिए निंदनीय घटना है। ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए ताकि अपराधियों में डर पैदा हो। जघन्य अपराध करने के बाद कब तक बचते रहे? हमारे कानूनविदों को, हमारे राजनेताओं को, हमारे प्रशासकों को इस बात को ध्यान नहीं जाता है। जो कत्ल कर सकता है, आपस तरीके से मर्डर कर सकता है, बलात्कार कर सकता है, वो जुवेनाइल कोर्ट में क्यों जाएगा? और वयस कैसे है? तत्काल कानून बनना चाहिए। गंभीर अपराधों के लिए अधिकतम आयु 10 वर्ष, मध्यम अपराधों के लिए अधिकतम आयु 12 वर्ष। इससे अधिक का जो है उसको वयस्क मार्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम समझते हैं कि मौन से बड़ा आवाज और कुछ नहीं है। मौन की आवाज बहुत दूर तक जाती है। इसलिए हमारे तमाम बेटियां, हमारी तमाम बहनें, हमारे तमाम नौजवान साथी, बुजुर्ग भी यहाँ एक करोड़ आवाज लेकर, करोड़ पुकार लेकर भारत के तमाम बेटियों की श्रृंखला यादव के साथ इनकी रक्षा के लिए सरकार और समाज तत्काल कड़ा कदम उठाए। कि सभी को पता ही है कि भिलाई की बेटी श्रृंखला यादव की दिन दहाड़े निर्मम हत्या की गई थी और वह अपराधी 18 साल पूरा होने में मात्र 6 दिन कम था। तो हम लोग और उस अपराधी को 4 महीने में ही जमानत दे दी गई थी। तो हम लोग उसी न्याय की गुहार लगाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इस तरह से अगर किसी बेटी की हत्या की सजा मात्र 4 महीने है तो यह एक हमारे समाज के लिए भी एक बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। हम लोग डर की बेटियों को फिर कैसे पालेंगे? एक और हम इस तरह के दरिंदे और पैदा होंगे जो यह सोचकर, और हमको ऐसे मैसेज भी आते हैं कि जस्टिस तो हो गया। मतलब क्या है जस्टिस? या तो उसने मार के कर दिया या फिर उसकी सजा 4 महीने है। मतलब यह एक मैसेज जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है 4 महीने में जमानत दे देने पर युवाओं में या इस तरह की कृत्य करने में। और मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे अपराधी को नाबालिग ना माना जाए और उनको सख्त सजा, एडल्ट की तरह उनको ट्रीट किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा, ताकि ऐसे अपराध करने में लोगों में डर पैदा हो जाए। जो इंडियन कानून है, कानून तो जो है काफी बहुत सारे इसमें बनाए जाते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि जो फास्ट ट्रैक का जो है उसका मीनिंग क्या है? फास्ट ट्रैक आपने बनाया है तो उसमें जो है लिमिटेशन क्या है? फास्ट ट्रैक में केस को आपको कंप्लीट कब करना है और आरोपी को कई से कई सजा जो है मिलने का जो प्रावधान है उसमें जो है विलम्ब नहीं होना चाहिए। आज भिलाई की बेटी के इंसाफ के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं न्याय के लिए। भिलाई की बेटी श्रृंखला के साथ जो निर्मम हत्या, विध्वंसक हत्या जो हुई, उसकी जितनी भी कड़ी निंदा की जाए कम है। उसके उपरांत आज जो न्याय व्यवस्था का जो हाल है, 4 महीना में उसे जमानत दे दिया जाता है। जो नाबालिग है, बहुत सारे
कानून में ऐसे जो पेचीदगियाँ हैं जिसका लाभ लेकर के आज वो बाहर घूम रहा है। इसमें होना ये चाहिए कि अगर अपराध हुआ है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। जो गृह मंत्री हैं आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, उनका भी क्षेत्र है, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए और इस विषय में उनको आगे आकर पहल करना चाहिए कि जो अपराधी आज बाहर घूम रहा है और हो सकता है कि आगे इसी प्रकार का और वो घटना को अंजाम दे सके, ऐसा पुनरावृत्ति ना हो। श्रृंखला यादव का हत्यारा 4 माह में जेल से छूट के आ गया। हम चाहते हैं कि न्याय की बात हो तो न्याय में जो हमारी बेटी श्रृंखला यादव के साथ अन्याय हुआ है, उसका हत्या हुआ है, उस हत्यारे को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। आप सब मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं कि देश में जो न्याय की व्यवस्था है वो लचर है, न्याय की व्यवस्था को और मजबूत होना चाहिए। अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए कि दोबारा इस तरह की हरकत और अन्य बेटियों के साथ ना हो। मैं चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी से आह्वान करूंगा कि ऐसा कानून लाया जाए तो अरब जैसे देशों में हत्या का जो बदला है, खून का बदला खून, ऐसा कानून लॉन्च किया जाना चाहिए भारत में कि भारत की बेटियों के साथ अन्य लोगों के साथ भी न्याय हो सके। अयप्पा नगर के युवाओं द्वारा उत्तर प्रदेश में हुए मनीषा वाल्मीकि के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के मामले में कैंडल मार्च निकाला गया, साथ ही श्रद्धांजलि दी गई। युवाओं द्वारा एल्डरमैन शादाब खान के नेतृत्व में मौन पैदल यात्रा कर कैंडल मार्च निकाला गया। अयप्पा नगर से निकली पैदल यात्रा ने राधिका नगर तालाब तक का सफर तय किया। युवाओं ने उत्तर प्रदेश की मनीषा वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देते हुए घटना की निंदा की। वहीं एल्डरमैन शादाब खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कल शाम अयप्पा नगर तालाब से राधिका नगर मंच में अयप्पा नगर युवाओं के द्वारा हमारी बहन मनीषा के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसके लिए मौन पद यात्रा रखा गया और कैंडल मार्च करके उनको श्रद्धांजलि दी गई। यूपी सरकार ने जो महिलाएं के साथ गलत हो रहा है, अनाचार हो रहा है, उसके लिए हम घोर विरोध करते हैं और माननीय नरेंद्र मोदी से भी निवेदन करते हैं कि ये सब जो हो रही है इसे बंद करवाएं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये रैली अयप्पा नगर से राधिका नगर मार्केट तक युवाओं साथियों की तरह पद यात्रा किया गया और कैंडल मार्च किया गया। बहरहाल उत्तर प्रदेश में हुए इस कृत्य की निंदा करते हुए युवाओं ने पीड़िता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और मामले में उचित न्याय की गुहार भी लगाई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मरोदा क्षेत्र में ठेकेदार की लापरवाही व मनमानी के चलते स्थानीय लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। स्थानीय वार्डवासियों का कहना है कि पर्यावरण को बेहतर बनाने वृक्षारोपण पर बल दिया जा रहा है, पर ठेकेदार द्वारा क्षेत्र में पौधे लगाने वाले स्थान पर अवैध कब्जे का इरादा लिए वहां पर बिल्डिंग मटेरियल डाला जा रहा है, जिससे वृक्षारोपण के लिए परेशानी हो रही है। शासन प्रशासन से मांग करते हुए वार्डवासियों ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। जो मंदिर है वन संरक्षण मित्र बाबा धाम समिति, जो कि हम लोग पर्यावरण को हरा भरा बनाने हेतु निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो क्या एक तरफ वो एक ठेकेदार है जो माल मटेरियल मतलब रेती गिट्टी गिरा के अवैध कब्जा कर रहा है, ठीक है, और वह माल मटेरियल गिरा के वो धीरे से कब्जा करने का सोच रहा है। तो हम लोग वहाँ पेड़ लगाने का सोच रहे हैं, तो वो बस शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि उसका माल मटेरियल हटवाने की कृपा करें, जिससे हम वहाँ पेड़ लगाकर वातावरण को संतुलित बना के पर्यावरण को हरा भरा रख सके। वहीं दूसरी ओर बदबू व गंदगी से परेशान स्थानीय दुकानदार व आसपास के रहवासियों ने कचरा सेंटर में फैली गंदगी से परेशान होकर अपना विरोध जताया। वहीं नगर निगम आयुक्त को भी पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई। दुर्ग स्थित रविशंकर स्टेडियम के बगल में कचरा संग्रहण एवं निपटान सेंटर दुर्ग नगर निगम द्वारा बनाया गया, जहां अव्यवस्था के चलते कई दिनों तक शहर के वार्डों से लाया गया कचरा डंप पड़ा रहता है। साथ इस कचरे से निकलने वाले खाद्य सामग्री को लेने बड़ी संख्या में आवारा मवेशियों का झुंड भी लगातार यहां विचरण करता नजर आया करता है, जिसके चलते यहां डंप कचरों से उठने वाली बदबू से अब स्थानीय दुकानदार व गुजरने वाले राहगीर परेशान हो चुके हैं, जिसके विरोध में आज दुकानदारों ने कचरा सेंटर पहुंच अपना विरोध जताया और इसे बंद किए जाने की बात कही। इसी संदर्भ में स्थानीय दुकानदारों ने न्यूज टीम से अपनी समस्याओं को इस तरह से साझा किया। जितनी शिक्षण संस्थाएं, कॉलेज और व्यापारिक सेंटर के बीच में ये जीरो वेस्ट बनाना आप लोग के हिसाब से निर्णय उचित था, लेकिन इस स्थल पे जो निवास करते हैं, यहाँ जो पढ़ते हैं और जो व्यापारी हैं, उनके साथ क्या परेशानी हो रही है, इससे आपको कोई मतलब नहीं रहा। यहाँ तो व्यापार करना तो दूर की बात है, खाना खाने के लिए भी परेशानी हो जाती है। इस स्थल से कोई गुजरता है तो मुंह में रुमाल के लेके गुजरता है। और दूसरा, सरकार ने पशुधन योजना, गौ न्याय योजना जो चालू की है,
उसका इन्होंने खुला उल्लंघन उड़ाया है। इन्होंने कहा खुली चराई पे रोक, तो आप देख सकते हैं जीरो वेस्ट के अंदर पूरी गैया चरती है, झिल्ली पन्नी खाती है। एक और भूपेश बघेल गौठानों की व्यवस्था करवा रहे हैं, वो चारे की व्यवस्था कर रहे हैं। दुर्ग नगर निगम टोटल विरोध में सरकार की अपनी उस नीति का खुला विरोध करते हुए ये सब काम कर रहा है, जो आपके सामने देखना है। लेकिन ये बात देखने की है कि यहाँ पर लोग, इतने सारे लोग जुड़े हैं, जनहित को एकदम दरकिनार करके इस टाइप का कार्य किया जा रहा है। ये शहर का जो है हृदय स्थल है और यहाँ पर खेल परिसर है और विभिन्न शासकीय शिक्षण संस्थान है। शिक्षण स्थल से 50 मीटर की दूरी पर ऐसा कचरा संग्रहण केंद्र रखा जाना ये न्यायोचित नहीं है, किसी भी कीमत में न्यायोचित नहीं है। जबकि इनके कचरा संग्रहण के लिए साफ इनके जो उद्देश्य जो हैं, जो संग्रहण केंद्र बनाए जाने के जो उद्देश्य, उन उद्देश्यों में शामिल कचरे के ढलाव के लिए, कचरे के भराव के लिए भराव स्थल जो है रिहायशी इलाके से दूर, इसके प्रावधान में लिखा गया है। तो ये रिहायशी इलाके में ही बनाया गया, ये इसमें बहुत बड़ी विसंगति है। इसको यहाँ से शीघ्र हटाया जाए, इससे जो है बहुत जल्दी महामारी फैलने की आशंका है। अभी इतने बड़े महामारी से हम निजात पाए नहीं है। अभी देश की मौजूदा स्थिति क्या है वो सब जानते हैं, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। कचरा सेंटर में हो रहे कचरा डंप और बदबू से हो रही परेशानी से जब न्यूज टीम ने दुर्ग निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन को इसके बारे में बताया तो उन्होंने कुछ इस तरह से अपनी जानकारी दी। जीरो वेस्ट में आवारा पशु की जानकारी नहीं है मुझे जो है, परंतु जीरो वेस्ट में जो कचरा जो कलेक्शन होता है उसको प्रति दिवस उठा करके ट्रेंचिंग में ले जाया जाए, ये ढंग से हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा और निश्चित तौर पर ये हफ्ते से 10 दिन में सोल्यूशन हो जाएगा। वहाँ पर झिल्ली पन्नी जो बहुत बड़े पैमाने पर पड़ा हुआ है उसको जेके लक्ष्मी सीमेंट से टाई अप हुआ है, जेके लक्ष्मी सीमेंट वाला नहीं ले गया है। इसके संबंध में एक और एजेंसी है अहमदाबाद की, जिनके द्वारा बातचीत हो गई है, वो 1-2 दिन में ले जाना प्रारंभ कर देंगे। झिल्ली पन्नी जो बड़े पैमाने पर जीरो वेस्ट में या दमदा नाका में या बोरसी में पड़ा हुआ है, वो सारा जो है अगले 15 दिन में पूरा खाली हो जाएगा। शहर के मध्य भाग पर स्थित कचरा सेंटर जहां सभी वर्गों का आना जाना लगा रहता है, साथ ही बगल में कॉलेज भी संचालित है। यहाँ इन सभी के साथ स्टेडियम की दुकानों के संचालित दुकानदार काफी दिनों से इसके दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं। अब देखना यह है कि निगम आयुक्त इस दिशा में किस तरह से बेहतर प्रयास करते हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। आर्थिक परेशानी से गुजर रहे नगर पालिक निगम भिलाई के ठेकेदारों द्वारा सोमवार को विगत 2 वर्षों से लंबित बिल भुगतान को लेकर पदयात्रा करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निगम में लंबित बिल का भुगतान दीपावली से पूर्व करवाने का आग्रह किया गया। नगर पालिक निगम भिलाई के विकास कार्यों को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करने वाले ठेकेदार अब आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, जिसके चलते पिछले कई दिनों से अपनी मांगों के लिए भिलाई नगर निगम में धरना प्रदर्शन भी इनके द्वारा किया जा चुका है एवं अपने रुके हुए भुगतान के लिए आवाज बुलंद किया गया है। गौरतलब है कि विभिन्न मदों से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए निगम द्वारा लगातार दबाव ठेकेदारों पर बनाया गया, जिसके चलते उस मद की राशि खाते में नहीं होने के बाद भी दबाव पूर्वक कार्य कराए जाने व विगत 2 वर्षों से रुके भुगतान की मांग को लेकर सभी ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के बैनर तले निगम में पंडाल लगाकर धरना प्रदर्शन करते नजर आए। साथ ही आज सभी ने भिलाई से पैदल मार्च कर दुर्ग कलेक्टर पहुंच अपनी पीड़ा डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के समक्ष रखी। दीपावली से पूर्व भुगतान कराए जाने की गुहार लगाई गई। इसी संदर्भ में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम को इस प्रकार दी। सारे लोग नगर निगम भिलाई के ठेकेदार हैं जो अपने भुगतान के लिए आज पैदल मार्च करते हैं कलेक्टर महोदय से मिलने पहुंचे और उनसे मुलाकात भी हमने उन्हें अपनी पूरी बातें बताई कि किस मद से कैसे हमारा भुगतान विगत वर्षों से रुका हुआ है। तो उनके द्वारा सार्थक पहल करने की बात कही गई और सीख से सीख संज्ञान लेंगे, सेक्रेटरी आयुक्त महोदय से बात करेंगे ताकि दिवाली से पहले जो भी ठेकेदार हैं उनको धन और पैसे को लेकर आर्थिक जूझना ना पड़े, क्योंकि बहुत बुरी तरह बाजार का दबाव है, सप्लायरों का दबाव है भुगतान के लिए। हम सभी ठेकेदारों को मिला के 25 करोड़ के आसपास भुगतान लंबित है विगत 3 सालों से।
विभिन्न मदों में। लेकिन मुझे आज कलेक्टर महोदय से मिलने पर थोड़ा तो हम लोगों को खुशी हुई है कि उन्होंने बोला कि मैं पूरा प्रयास करूंगा आप लोगों की समस्या हल करने के लिए। नगर निगम में विगत 3 वर्षों से जो पेमेंट भुगतान के लिए जो हो रहा है, बार बार इसको उठाया जा रहा था, परंतु इसका कोई भी हमें सकारात्मक जवाब नहीं मिला। श्री अंकित आनंद जी जो भूतपूर्व इससे पहले कलेक्टर थे, उनको भी दिया गया था, उनके द्वारा भी आगे बढ़ाया गया, परंतु अभी जो वर्तमान कलेक्टर जो गुरु साहब हैं, वो बहुत ही लॉयल लगे और उनके बातों से ऐसा एहसास हुआ कि वो सेक्रेटरी लेवल तक की बात करके अपनी इस भुगतान को आगे प्रक्रिया में लाएंगे और हमें बहुत उम्मीद है। और चूंकि अभी दिवाली का समय है और जितने भी सप्लायर हैं, जितने भी पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जितने भी लेबर हैं, उनके सबका भुगतान अगर आप देखा जाएगा, अगर उनको नहीं किया जाएगा तो कितने लोग और आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएंगे। वर्तमान में 2017 से सभी ठेकेदारों को निगम मद एवं अन्य मदों के अंदर में पैसा का भुगतान जो है रोका गया है। आज दिनांक तक उसका भुगतान नहीं हो पाया है। सामने दीपावली है, हमारा कमिश्नर साहब से कई बार अनुरोध किया हमने कि सर धीरे धीरे करके भुगतान करिए, किंतु आज दिनांक तक हमारे कमिश्नर साहब ने हमें भुगतान नहीं दिया है। हमने कई बार महापौर जी से भी चर्चा की, किंतु उन्होंने भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिए, जिसके कारण हमको विवश होकर ये हड़ताल की व्यवस्था धरना प्रदर्शन करना पड़ा। ये लगभग आज 7वां दिन है। आज दिनांक तक 7 दिन तक हमको नगर निगम आयुक्त के द्वारा या महापौर जी के द्वारा किसी प्रकार का रिस्पेक्ट नहीं मिला, जिसके कारण हमको मजबूरन होकर समस्त ठेकेदार एकजुट होकर पैदल मार्च करते हुए सुपेला से कलेक्टर ऑफिस पहुँचे हैं। कलेक्टर साहब को हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया, कलेक्टर साहब से चर्चा हुई। ज्ञापन लेने के उपरांत में कलेक्टर साहब ने ये कहा, ठीक है मैं आपके सभी विषयों को देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ, पत्रों को पढ़ने के बाद में मेरे से जितना बनता है मैं उतनी कार्रवाई करूँगा और आयुक्त महोदय से चर्चा कर इसका निराकरण करने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी भुगतान नहीं होता किसी कारणवश तो आप लोग आगे का क्या करोगे? नहीं, हमने कलेक्टर साहब को कहा है कि हमारा भुगतान दिवाली पूर्व नहीं होगा, तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है और धरना में हम बैठे रहेंगे जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा। नगर के विकास कार्यों में लगे इन ठेकेदारों ने अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन तो सौंपा है। अब देखने वाली बात यह है कि इनकी मांगों को लेकर किस तरह का निर्णय लिया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद भवन में निगम द्वारा ठगड़ा बांध के निवासियों का लॉटरी निकालकर आवास आवंटित किया गया, जिसमें दुर्ग महापौर आयुक्त सहित MIC सदस्य मौजूद रहे। बोरसी स्थित प्रधानमंत्री आवास में रहने के लिए ठगड़ा बांध के निवासियों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए पंजीयन राशि के साथ आवेदन जमा कराया था, जिनको सोमवार को स्वामी विवेकानंद सभा भवन में लॉटरी के माध्यम से पर्ची निकालकर आवास का वितरण किया गया। गौरतलब है कि नगर पालिक निगम द्वारा ठगड़ा बांध सौंदर्यीकरण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके तहत पूर्व में 88 निवासियों को आवंटित आवासों में जाने के लिए सूचना पत्र भी दे दिए गए हैं। साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री आवास तक जाने के लिए वाहन की भी व्यवस्था कराई गई है। साथ ही आज 110 लोगों द्वारा आवेदन जमा कराया गया, जिसे लॉटरी के माध्यम से पर्ची निकाल लोगों को आवंटित किया गया। इस अवसर पर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त इंद्रजीत बर्मन, MIC सदस्य अब्दुल गनी सहित अधिकारी व कर्मचारी की उपस्थिति में हितग्राहियों को आवास आवंटित किया गया। इस संदर्भ में महापौर व निगम आयुक्त ने न्यूज टीम को इस प्रकार से जानकारी दी। आज लॉटरी के माध्यम से ठगड़ा बांध में रहने वाले लोगों को जिनको स्थायी पट्टा नहीं दिया जा सकता, उनको आज लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जा रहा है। पहले 88 लोगों को दिया गया था, आज 98 लोगों का आवेदन आया है, जो गैलेक्सी मोर मकान मोर चिन्हारी प्रधानमंत्री आवास के लिए किया जा रहा है। कुल कितने लोगों ने आवंटन किया था? पहले 88 और अभी 98 लोगों ने आवेदन दिया है। ठगड़ा बांध के जो वाटर बॉडी में रहने वाले लोग हैं, जिनको प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट किया जाना है, इसके तहत कार्रवाई की जा रही है। पहले फेज में 88 लोगों को किया गया था, दूसरे फेज में लगभग 110 से 112 लोग हैं जिन लोगों ने आवेदन दिया हुआ है, उनकी लॉटरी की कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि सभी को मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ठगड़ा बांध में सौंदर्यीकरण कार्य कराने के लिए जो स्वीकृति दी गई है, उसके लिए भूमि पूजन किया जा चुका है
उसके तहत ठेकेदार द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। हमारे द्वारा सभी लोगों से अपील किया गया है और साथ ही मुनादी भी कराया गया है कि वो अपने जो जिनको आवंटन नहीं हुआ आवेदन दे दें, उनको लॉटरी की मदद दे दिया जाएगा, फिर उनको शिफ्ट करने के लिए निगम के द्वारा मदद भी दिया जाएगा। इसी तारतम्य में आज करीब 110 लोग हैं जिन लोगों ने आवेदन दे दिया है, उनको लॉटरी की कार्रवाई की जा रही है। झगड़ा बांध सौंदर्यीकरण को लेकर जिस तरह से आवास आवंटित कराकर जगह खाली कराया जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा हो सके। अब यह देखने वाली बात होगी कि कब तक पूरा शिफ्टिंग का कार्य निगम द्वारा कराया जा सकेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा सिख समाज के पूर्व सैनिक के साथ अभद्र व्यवहार व बालों के साथ दुर्व्यवहार कर पगड़ी का अपमान करने तथा रामनगर मुक्तिधाम में कोरोना शव के दाह संस्कार की अलग व्यवस्था की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा एक सिख को पीटे जाने और उनके केशों के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया था। जिस तरह देश के पूर्व सैनिक बलविंदर सिंह के साथ अभद्र बर्ताव एवं मारपीट किया गया, उनका पूरा देश व समुदाय घोर निंदा करता है। इसी तात्पर्य में छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग के बैनर तले पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम दोषी पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंच ज्ञापन सौंपा। साथ ही स्थानीय रामनगर मुक्तिधाम में सफाई व्यवस्था व कोरोना शव के दाह संस्कार के लिए अलग व्यवस्था कराए जाने की मांग को लेकर दूसरी बार जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को ज्ञापन सौंपा गया। सिख पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा इस निंदनीय घटना के बारे में अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी गई। आज हम लोग कलेक्टर साहब को प्रधानमंत्री साहब के नाम से ज्ञापन देने आए, जो बंगाल में सिख सरदार की पगड़ी का और बालों का अपमान किया गया। उसके लिए समाज में बहुत रोष है, जिसका कि हम लोग अभी मतलब कोरोना के नाम से लिमिट में आए हैं और कलेक्टर साहब को प्रधानमंत्री नाम से ज्ञापन दिए। और दूसरा विज्ञापन हम लोग दिए हैं कि जो मुक्तिधाम में पहले भी हम दे चुके हैं कि कोरोना वालों के लिए अलग सेट दिया जाए और रास्ता अलग दिया जाए, तो अभी तक नहीं किया, इसलिए उसका रिमाइंडर एक दिए। जिस तरह से पिछले दिनों में पश्चिम बंगाल में एक सिख जिसे जो देश यानी सैनिक था और उसके खिलाफ जिस तरह से बंगाल सरकार ने, वहाँ की बंगाल की पुलिस ने जिस तरह की निंदनीय कार्रवाई की है, उनके केसों की बेअदबी की है, उनकी पगड़ी की उन्हें मारा गया है और पगड़ी भी खींची गई है, तो इस तरह की घटना की जो सिख पंचायत बहुत निंदा करता है। और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन की तरफ से आज कलेक्टर महोदय जी को हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि प्रशासन की तरफ से उन लोगों पर जो पुलिसकर्मी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि सिख जो है अपना सिर कटाना मंजूर है उसे, मगर पगड़ी और अपने केसों पर कभी हाथ नहीं डालने देगा और कभी उस पर आँच नहीं आने देगा। तो ये चीज़ को लेकर हम लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल को देखते हुए आज हम लोग यहाँ भीड़ एकत्रित नहीं किए हैं, सिर्फ एक ज्ञापन दिया है और अपनी बात जो है प्रधानमंत्री तक पहुँचाई है कि ये ऐसी चीज़ें जो है भविष्य में नहीं होनी चाहिए। सो हम कड़ी से कड़ी प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो उसकी मांग करते हैं। जिस तरह से पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में पूर्व सैनिक के साथ बंगाल पुलिस द्वारा मारपीट करने के साथ पगड़ी का अपमान किया गया है, वह बेहद ही निंदनीय कार्य है। सिख समाज की जान होती है पगड़ी। सिख पंचायत के द्वारा दोषों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पंचायत के पदाधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब देखना यह होगा कि वहां की पुलिस व सरकार इस तरह के विरोध के बाद दोषी पुलिस कर्मियों पर किस तरह की कार्रवाई करता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज।
कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। गरीब हितग्राहियों को मिलने वाले चावल के बंदरबाट की खबर ग्रैंड एशियन में प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद हरकत में आए सोसाइटी के लोगों द्वारा गरीबों का अब चावल मुहैया किया जा रहा है। हितग्राहियों ने ग्रैंड एशियन का आभार जताया। कोरोना संक्रमण के इस दौर में आर्थिक मंदी से गुजर रहे मरोदा के गरीब हितग्राहियों को उस वक्त और ज्यादा आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा जब उन्हें राज्य शासन द्वारा दिए जाने वाले चावल में डंडी मारी गई। पीड़ित हितग्राहियों ने मीडिया के माध्यम से शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया। वहीं ग्रैंड एशियन न्यूज में प्रमुखता से इस खबर को दिखाया भी गया। खबर दिखाए जाने के बाद संचालकों ने किसी कार्रवाई से भयभीत होकर हितग्राहियों को उनका पूरा हक देने में ही भलाई समझी। इससे खुश हितग्राहियों ने खबर प्रसारित करने पर ग्रैंड एशियन न्यूज का आभार दिल से जताया है। मैं यहाँ मीडिया वाले भाई, ग्रैंड न्यूज वाले, एशियन न्यूज ला मैं यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि अभी जो लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद जो कांटा मारी और जो कार्डधारी मन ला जो चावल दे बर आनाकानी करत रही से में आप मन के सहयोग से सबो झन ला चाउर मिला थे। और ये में जितना सोसाइटी वाले मन है थोड़ा कम से कम न्यूज के माध्यम से दहशत में तो हवे, लेकिन अभी BWCCS वाले भाई है तको दूसरा जिला के ला तको देवत है और बाकी सोसाइटी वाले मन थोड़ा अभी भी आनाकानी करत है, लेकिन अभी BWCCS वाले जो हवे वो कोयला जैसे दूसरा जिला के ला भी भेज देवे। ऑनलाइन है, सबो जगह देवत है 20 से 30 तक 10 दिन के। वो 10 दिन में ना जो सोसाइटी वाले मन अभी चावल देवत बोला थे। मैं यहाँ एशियन ग्रैंड न्यूज़ के भाई मन ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ अपन डाल ले और हमारे टंकी मोरदा के वासीवाद डाल ले कि एक मन के चलते टंकी मतलब ग्रामवासी मन ला अभी बने चावल मिला से सबो नहान सबो गावटे मन अच्छा चावल देवत है। का है मन लॉकडाउन में बहुत काटा मारी करे और 2 किलो चावल काम और 3 किलो चावल काम, लेकिन आपन के माध्यम से जो न्यूज़ मन चलाया नहीं थी बुला उला के भैया मन आप मन ला तो अभी मन भैया मन ठीक देवा चावल अमल आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद कर सकती। राज्य शासन ने राज्य की जनता के लिए कई योजनाएं तो प्रारंभ की है, वहीं उनका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया जाना इन सोसाइटी संचालकों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जितेंद्र साहू के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के ग्राम सोमनी में स्थित उड़ता पंजाब ढाबा मालिक के अपहृत नाबालिग पुत्र को राजनांदगांव की पुलिस ने महाराष्ट्र में नागपुर जिले के सकोली से सकुशल बरामद कर लिया है। राजनांदगांव पुलिस नाबालिग बालक को लेकर सकुशल राजनांदगांव
पहुंच चुकी है। वहीं पुलिस की अन्य टीम द्वारा अपहरणकर्ताओं की तलाश सरगर्मी से की जा रही है। बीते शनिवार की रात राजनांदगांव के सोमनी थाना अंतर्गत 16 वर्षीय नाबालिग जोगी उड़ता पंजाब ढाबा संचालक का पुत्र है, उसे अगवा कर आरोपी द्वारा 50 लाख रुपयों की फिरौती मांगी गई थी। वहीं अपहृत बालक को पुलिस ने सकुशल बरामद किया, पर वहीं पुलिस के शिकंजों से आरोपी दूर रहे। मामले में नाबालिग को अगवा करने वाले आरोपी फिलहाल फरार बताए गए हैं। राजनांदगांव एसपी ने मामले में इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी। कल जो हमारा एक अपहरण मामला राजनांदगांव में दर्ज हुआ था सोमनी थाने में, एक नाबालिग लड़का था 16 साल का, उसका अपहरण के बाद सामने आया था। तो बच्चे को सही सलामत सुरक्षित हम लोग बरामद किया गया है और उसके बाद आगे का विवेचना कार्रवाई किया जाएगा और बाकी लोगों का जितने भी जो आरोपी है उन लोगों को गिरफ्त में भी लिया जाएगा। मामले में नाबालिग का सकुशल घर वापस पहुंचना घर वालों के लिए अत्यंत हर्षपूर्ण रहा। वहीं आरोपियों का गिरफ्तार नहीं होना घटना में सवालिया निशान लगा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अंकालू साहू की रिपोर्ट। सुपेरा थाना अंतर्गत न्यू कृष्णानगर में 2 प्रेमी जोड़ों की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बीते रविवार को भिलाई के राधिका नगर में दोहरे हत्याकांड के मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। आरोपी भाई व चाचा ने पहले तो दोनों प्रेमी जोड़े को जहर दिया, वहीं उनकी मौत हो जाने के बाद उन्हें नदी किनारे ले जाकर आग के हवाले कर दिया। पूरे मामले में प्रेम प्रसंग में घर से भागे ऐश्वर्या व श्रीहरि की गुमशुदगी की शिकायत सुपेला थाने में 1 महीना पहले दर्ज कराई गई थी। प्रेमी जोड़ा शादी कर चेन्नई में रह भी रहा था। वहीं 3 दिन पूर्व ही उन्हें चेन्नई से लाकर घर वालों के सुपुर्द किया गया था। वहीं शनिवार की रात लड़की के भाई व चाचा दोनों ने मिलकर दोनों को जहर खिलाया, फिर वहीं उनकी मौत हो जाने के बाद शिवनाथ नदी के किनारे ले जाकर जला भी डाला। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। सुपेला थाना प्रभारी ने मामले की विस्तृत जानकारी न्यूज टीम को दी। क्या है कि 21/9/20 को गुम इंसान कायम हुआ था ऐश्वर्या कोप्पल का, जिसमें पुलिस द्वारा चेन्नई से ऐश्वर्या कोप्पल श्रीहरि को बरामद करके लाया गया था और एसडीएम महोदय के समक्ष पेश करके 7/10/20 को इनके घर वालों के सुपुर्द कर दिया गया था। उसके बाद कल मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि श्रीहरि और ऐश्वर्या के घर में कुछ रात में घटना घटित होने की संभावना है, जो वहाँ पर जा करके ऐश्वर्या के भाई से पूछताछ की गई, जो पहले गुमराह करता, बाद में उसने बताया कि अपने चाचा के साथ मिल करके उनको पहले कीटनाशक पिलाया गया और कीटनाशक पिलाने के बाद भी जब उनकी मृत्यु हुई दोनों की, तो उनको गला दबाकर उनको मार दिया गया है तथा उनके शव को एक गाड़ी में लाद करके जुड़ा से शिवनाथ नदी के किनारे ले जा करके जला दिया गया है। इस सूचना की तस्दीक हेतु गवाहों के साथ हमारा स्टाफ के उनके बताए गए स्थान पर गए, जहाँ पर 2 जली हुई डेड बॉडी मिली, जो उसी समय वहाँ पर जीरो पर मर्ग कायम किया गया, मर्ग पंचनामा किया गया। तत्पश्चात इनके द्वारा अपराध घटित होने से जीरो पर अपराध दर्ज कर बॉर्डर थाने आया गया। दोनों आरोपियों की हिरासत में लिया गया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, आरोपी मृतक के क्या लगते थे? आरोपी एक चाचा है जो मृतक और मृतिका का चाचा लगता है, दोनों का चाचा लगता है, और एक आरोपी जो है वो महिला लड़की जो है ऐश्वर्या उसका भाई लगता है। दक्षिण भारतीय इस प्रेमी जोड़े को प्रेम की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। बहरहाल दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजन संघ दुर्ग की प्रबंध कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें 35 कार्यकारिणी व 7 पदाधिकारी चुने गए। जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजन संघ दुर्ग की प्रबंध कार्यकारिणी का चुनाव विधि सम्मत तरीके से दुर्ग के ऋषभदेव परिसर में संपन्न कराया गया, जिसमें 35 कार्यकारिणी व 7 पदाधिकारी चुने गए। गौरतलब है कि जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजन संघ की प्रबंध कारिणी को लेकर पिछले लंबे समय से समाज में आपसी मतभेद उभर कर सामने आ रहे थे, जिस पर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद विराम लग गया, जिसके तहत आयोजित किए गए प्रबंध कारिणी के चुनाव में चुनाव अधिकारी मोहन सेठिया की उपस्थिति में प्रबंध कारिणी के 35 कार्यकारिणी सदस्य व 7 पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया।
जिसके अध्यक्ष राजेश अरोड़ा, महामंत्री योगेश बरड़िया, कोषाध्यक्ष संदीप निवाणी नियुक्त किए गए। वहीं उपाध्यक्ष महावीर कोठारी, नरेंद्र चोपड़ा, सहमंत्री गौतम अरोड़ा व प्रवीण बोथरा को मनोनीत किया गया। इसी संदर्भ में प्रबंध कारिणी के अध्यक्ष राजेश अरोड़ा ने न्यूज टीम को अपनी जानकारी दी। आज हमारा जो हम लोगों का जो चुनाव 4 मूर्ति पूजा जैन मूर्ति पूजा श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन जो संघ होता है, अलग अलग इसमें होता है, जैन में बहुत सारे संघ, मूर्ति पूजक जो संघ है दुर्ग का, उसका चुनाव हमारा 4/10/2020 को संपन्न हुआ हाई कोर्ट के आदेश के तहत, जिसमें ऑलरेडी हाई कोर्ट ने मेंशन किया था कि जो संघ पुराने जो ट्रस्ट मंडल के द्वारा सेठिया जी जो थे, हाँ हमारे जो सेठिया जी के नेतृत्व में जो हमारे चुनाव अधिकारी जिसको संघ के आम सभा में नियुक्त किया गया था, उनकी उपस्थिति में उन्होंने चुनाव कराया और चुनाव कराने के बाद शासन जो है उस चुनाव को अनवैलिड मान रहा है। शासन क्यों हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है? शासन को ये नहीं पता चल रहा है कि भाई हाई कोर्ट से ऊपर है तो सुप्रीम कोर्ट है, शासन नहीं है। कल अब उनके ऊपर कंटेंट ऑफ कोर्ट लगाने वाले हैं। जो कार्यकाल है ये इतने सालों के कार्यकाल में कभी कोई कमी नहीं रही। कुछ लोग जो थे काफी समय से इंटर नहीं किए थे संस्था में, वो लोगों को तकलीफ होती नहीं, कोई 10 साल से बाहर है, कोई 8 साल से बाहर है, तो उनको खाली तकलीफ हो रही है कि ये लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इसका प्रतिफल जो मिलना चाहिए वो हमें मिलना चाहिए, ये उनका लाभ था। जैन समाज में पिछले कई दिनों से सामाजिक कार्यों को लेकर, प्रबंध बॉडी को लेकर मतभेद देखे जा रहे थे, जो अब नई कार्यकारिणी के आने के बाद उस पर विराम लग गया है। अब देखना यह होगा कि जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजन संघ के नए पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य समाज हित में किस तरह का बेहतर कार्य करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना है। आपसे चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले आप सभी दर्शकों से एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।